तमस्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। आदरणीय पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी, श्रीमती अंजू शर्मा जी, प्रधान सचिव गुजरात सरकार, श्री हिमांजय पालीवाल जी, माननीय श्री भाग्येश झा जी, प्रोफेसर आशीष दवे जी, सभी उपस्थित कुलपति महोदय, समस्त शिक्षाविद देवी और सज्जनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि आप सब विद्वज्जन उपस्थित होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संस्कृत के संदर्भ में कार्यान्वयन कैसे संभावित हो सकेगा, इस विषय पर चर्चाएं हुई। आप सभी के विचार बहुत ग्राह्य थे और बड़े प्रेरणादायी थे। माननीय पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी ने बड़े विस्तार से संस्कृत के कार्यान्वयन के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए, एक दिशा और दर्शन दिया। हम सबको बहुत प्रेरणा उससे मिली। आदरणीय बंधुओं, आप और हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में लगभग 34 वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है। कोई भी देश अपने देश की युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षा रखता है, यदि ये जानना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को जानना पड़ेगा। जिस प्रकार की हमारी शिक्षा पद्धति होगी, आने वाली पीढ़ियां उसी के अनुरूप बनेंगी। इसका बहुत प्रबल उदाहरण अंग्रेज काल में 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा निर्धारित की गई शिक्षा नीति है। उन्होंने मूल रूप से भारत की शिक्षा नीति पर प्रहार किया, हमारी गुरुकुलीय परंपराओं को तोड़ा, हमारी भाषा और संस्कृति पर बहुत बड़ी चोट की, और वो शिक्षा नीति उन्होंने लागू की जैसे भावी युवा वो देश में पैदा करना चाहते थे, और वो उसमें सफल हुए, आज तक सफल हुए। सौभाग्य की बात है कि आज नई शिक्षा नीति आई है, और इस शिक्षा नीति में जहां अनेक परिवर्तन हुए हैं और इस देश को समझने की दिशा में एक सोच पैदा की गई है, ये बहुत श्लाघनीय है। निश्चित रूप से इससे आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा, नई दिशा मिलेगी। अन्य बिंदुओं पर नई शिक्षा नीति में बात करने की अपेक्षा आज का हमारा विषय संस्कृत विषय पर। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। क्यों? कि विश्व में सबसे पुरातन यदि कोई ग्रंथ है तो वो वेद है। विश्व की लाइब्रेरी में वेद से पुरातन कोई पुस्तक नहीं मिलती, और वेदों की भाषा संस्कृत है। इसलिए सा संस्कृति विश्ववारा।
विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं की जननी संस्कृत है। और आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, अनेक देश हैं, और एक युग था कि दुनिया के सभी देशों में विश्व गुरु के रूप में भारत को मान्यता मिली थी। सोने की चिड़िया भी इस देश को बोला गया, यानी कि आर्थिक रूप से भी दुनिया में हम गुरु थे और बौद्धिक शैक्षिक दृष्टि से भी भारत विश्व का गुरु था। महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के विश्व के लोगों को घोषणा करते जो नाद दिया था, कहा था एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। हमारे ऋषियों ने समस्त ब्रह्मांड के लोगों को घोषणा करते हुए कहा था कि दुनिया के लोगों, यदि आप साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेना चाहते हो, अध्यात्म जानना चाहते हो, योग जानना चाहते हो, आप संपूर्ण विद्याओं को जानना चाहते हो, तो अपने अपने देश से बोरिया बिस्तर बांधो और भारत की धरा पे आओ। आदरणीय बंधुओं, भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये तो बहुत बाद के हमारे विश्वविद्यालय थे। इनसे पहले सृष्टि के आदि से लेकर भारत में संस्कृत पठन पाठन केवल पठन पाठन का विषय नहीं, अपितु हर प्रकार की साइंस टेक्नोलॉजी का विकास इसी भाषा के माध्यम से हुआ था। भारद्वाज का विमान शास्त्र हो, आर्यभट्ट द्वारा साइंस की नई नई खोजें हों, चरक और सुश्रुत के द्वारा अनेक प्रकार के, अरे हमारे आयुर्वेद में चरक में 100 प्रकार के ऑपरेशन तो केवल आंख के होते थे। कितनी साइंस टेक्नोलॉजी विश्व की भारत में विकसित हुई। हम इस बात को सब जानते हैं कि जो वस्तु सत्ता में आएगी उसी का नामकरण होता है, जो वस्तु सत्ता में है ही नहीं उसका नामकरण हो नहीं सकता। संस्कृत में विमान शब्द रामायण काल से, हमारी संस्कृत भाषा में ताले की संस्कृत थी ही नहीं। यूरोप की संस्कृति का विकास जब दुनिया में हुआ तो ताले की संस्कृत भारत में बनानी पड़ी जोड़ तोड़ करके, क्योंकि हम विशुद्ध भारतीय कल्चर संस्कृति के वो लोग थे जहां अस्तेय पढ़ा जाता था, स्तेय के लिए कोई जगह नहीं होती थी। समस्त ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा में है। यहां का एक एक श्लोक जीवन का दर्शन दे जाता है। हमारे शास्त्रों का एक एक सूत्र जिस पर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की जा सकती है। और हमारा साहित्य कितना विशद था। विदेशी आक्रांता इस देश में आए, उनकी हजारों लाखों की सेनाएं 6-6 महीने तक हमारी लाइब्रेरी के ग्रंथों को जलाकर, हमाम जलाकर, पानी गर्म करके स्नान करती रही। हमारा साहित्य इतना विशाल भंडार था। यूरोप के लोग जिस समय वल्कल वस्त्र पहन करके गुजारा करते थे, उस समय तो भारत की साइंस टेक्नोलॉजी विश्व के अंदर नंबर 1 पर छाई हुई थी। हम अपने अतीत इतिहास को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी परंपराओं को भूल गए, क्योंकि जो शिक्षा नीति हमें मिली है
इतनी पीढ़ियां गुजर गई, इतनी पीढ़ियां चली गई कि वो प्राचीन साहित्य और इतिहास को भुला दिया गया। हमारे चाणक्य का अर्थशास्त्र, क्या उसका कोई मुकाबला आज हो सकता है? आप वेदों को पढ़ें, चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषदें, रामायण, महाभारत, उपनिषदें, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, नीति शास्त्र, जितना भी हमारा साहित्य है संस्कृत भाषा में, की भाषा संस्कृत को जानना पड़ेगा, और संस्कृत जान लेगी तो भारत की संस्कृति ध्यान में आएगी। आज हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन उनको भारत से परिचय नहीं है। भारत से परिचय कराना है तो भारत की संस्कृति को जानना पड़ेगा, और भारत की संस्कृति को जानना है तो संस्कृत भाषा को जानना पड़ेगा। आज हम केवल औपचारिकता निभा करके चले जाएंगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं। जैसे मैडम अंजू जी ने कहा, परिणामों की ओर बढ़ना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं केंद्र सरकार को, जिन्होंने संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान के लिए, आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए और उनको भारत को दर्शन कराने के लिए, जोड़ने के लिए, चिंतन, मनन और संस्कार देने के लिए जिस संस्कृत भाषा को पुनः महत्व प्रदान किया है, यदि संस्कृत भाषा नहीं रहेगी तो ध्यान करना आदरणीय बंधुओं, इंसानियत और मानवता भी नहीं बचेगी। मानवता का दर्शन, इंसानियत का दर्शन केवल हमारे संस्कृत साहित्य में। आप वेदों को पढ़ें, वहां कहीं नहीं लिखा तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, यहूदी बनो, पारसी बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, कहीं नहीं लिखा। वहां क्या लिखा है? मनुर्भव जनया दैव्यम जनो, इंसान बनो, वो इंसान जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने हृदय में अनुभव कर सके, जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके, जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मर्म से ठीक करने की योग्यता रखता हो। ये विचार है तो केवल हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। कितना बड़ा उपदेश, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग संप्रदायवाद में बढ़ करके अपने हित की सोचते हैं, मैं रहूं बाकी ना रहे, लेकिन हमारा दर्शन क्या कहता है? इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं सब सुखी हों, सभी निरोग हों, सब आनंद में रहें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये चिंतन इसी भाषा में। वेद कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। कहां मिलेगा ये चिंतन? भगवान के दर्शन करने हैं तो हर प्राणी के आत्मा को अपनी आत्मा में देखना सीखें, अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखना सीखें। ये वे विचार, ये चिंतन, ये सोच केवल हमारे इसी संस्कृत साहित्य में। इसको हमने जितना विकसित करेंगे उतनी ही मानवता का कल्याण होगा, भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, समाज में मानव मानव के काम आएगा। जब हर बालक को इस प्रकार का साहित्य पढ़ाया जाएगा, इस प्रकार का दर्शन दिया जाएगा, तो उनकी सोच बदलेगी। आज हम जो पैदा कर रहे हैं केवल रोटी कपड़ा मकान की सोच को लेकर के पैदा कर रहे हैं। मानव और इंसानियत, वो गुण, वो दिव्यता, वो संस्कारवान सोच केवल इस भाषा में विद्यमान है। तो हमने
गुजरात की यह धरती संत महात्माओं की धरती, भले और सज्जन लोगों की भूमि है। इसी धरती पर टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती पैदा हुए। वो गुजराती थे जिन्होंने वेदों का सारी धरती पर पुनरुद्धार करने का काम किया, संस्कृत भाषा को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया, और देश के हजारों गुरुकुल उनकी देन है, वो पद्धति उन्हीं की देन है। और आज देश में विभिन्न संप्रदायों को जितने भी गुरुकुल चलते हैं, उनमें भारत की संस्कृति, संस्कृत भाषा को बचाने का काम पूरे देश में आज भी चल रहा है। हम उन सब लोगों को बधाई देते हैं जिन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा और आज तक भी समर्पण भाव से इस काम पर लगे हुए। मान्य चमुपति शास्त्री जी ने अभी बहुत अच्छे सुझाव दिए। आप, मैं शिक्षा विभाग में बोर्ड उसमें समर्पित लोग जोड़े जाने के जो एक मिशनरी भाव से संस्कृत के प्रचार के लिए काम करें, जिनकी बैठकें लगातार होती रहे। और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच थी इस दिशा में, मैं समझता हूं कि जिस ढंग से उस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ना चाहिए था, हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए। अब मौका है कि शिक्षा विभाग से भी मेरा आग्रह है कि विशेष बल दे करके उस विश्वविद्यालय को केंद्र बनाया जाए और पूरे प्रदेश में संस्कृत भाषा के लिए काम किया जाना चाहिए। इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा भले का काम होगा। और संस्कृत को समय के अनुरूप वो कठिनता न दें, उसको सरलीकरण उसका किया जाए, ताकि वो इतनी सरल बन जाए कि आम व्यक्ति की बोलचाल की भाषा बन सके। जिस काल में भारत देश विश्व गुरु था, जिस काल में आर्थिक रूप से हम सबसे समृद्ध थे, उस काल की भाषा संस्कृत ही तो थी, बोलचाल की भाषा ही देश की संस्कृति। तो आज क्या दिक्कत है? और इसमें कोई संप्रदायवाद नहीं, सबके लिए कल्याण करने वाली ये भाषा है। इसको हमने पूर्ण विकसित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि गुजरात सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए इस महत्वपूर्ण स्थान जो मिला संस्कृत को, और जिस सोच के साथ इसको आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा, इस दिशा में हम अपने प्रदेश में ईमानदारी से प्रयास करें। और आज सौभाग्य से लगभग सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय भी उपस्थित। उन सब से मेरा निवेदन है कि वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में इस विषय को गंभीरता से लें, और संस्कृत डिपार्टमेंट में जो आज एक चर्चा नहीं आई है कि संस्कृत का पठन पाठन संस्कृत भाषा में होगा तो वो जिंदा हो पाएगी, स्थायित्व उसको तभी मिलेगा और लोक व्यवहार में वो तभी आ पाएगी। और इसी के साथ साथ अर्वाचीन और प्राचीन दोनों का सामंजस्य भी हमें स्थापित करना पड़ेगा। आज वर्तमान जो साइंस टेक्नोलॉजी विभिन्न भाषाओं में है, उसका शब्दों का चयन हमारी संस्कृत में भी हो और दोनों का सामंजस्य होकर के वो आगे बढ़े, तो वो जनमानस में एक जगह बना पाए। और ऐसा नहीं कि लोग संस्कृत से प्यार नहीं करते। हमारे भारत में जितनी प्रांतीय भाषाएं हैं, हमारे
गुजराती भाषा में भी 70% शब्द संस्कृत के हैं। हमारी जितनी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनमें संस्कृत का भंडार है भाषा का, तो वो बड़ा सरल हो जाता है। यदि हम इसका व्यापक रूप से प्रसार करते हैं तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। और हम अपने बालकों के आजकल जो नाम रख रहे हैं, विशुद्ध संस्कृत जो रख रहे हैं, तो इसका प्रयास ईमानदारी से हम मिलकर के करेंगे। संस्कृत अपना शिक्षा विभाग करेगा, यूनिवर्सिटीज में आप सब कुलपति महोदय इसके महत्व को समझेंगे और डिपार्टमेंट में खूब कार्यक्रम इस दिशा में चलते रहें और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय मजबूती के साथ इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ेगा। इन्हीं आशाओं के साथ आप सब आज के वक्ताओं को मैं बधाई देता हूं और आज इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए, निश्चित रूप से एक नई प्रेरणा के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करते अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय